जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे जिला जनपद पंचायत के अंतर्गत जो स्थायी समितियां होती है उस पर चर्चा। इस समिति के सदस्य कौन होंगे, कौन सी धारा है, क्या कार्य होगा, स्थायी समिति का कार्यकाल क्या होता है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके पहले हम ग्राम पंचायत की समिति के बारे में चर्चा किया था, नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। और वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। समितियों से हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हम देखेंगे धारा 47। इसमें आपको जनपद और जिला के जो स्थायी समितियां होंगे ना, उसको एक ही धारा में बता दिया गया है। ठीक है। धारा का नाम है जिला जनपद पंचायत की स्थायी समितियां। अब इसके बारे में हम जो कुछ देख लेते हैं। स्थायी समितियां क्या होती है, मैंने ग्राम पंचायत वाली स्थायी समितियों में पूरा डिटेल किया है कि स्थायी समितियां क्या होती है। और बता देता हूं, जिस प्रकार विधानसभा और लोकसभा में सीएम होता है और सीएम पीएम के नीचे है, जैसे लोकसभा में पीएम है, विधानसभा में सीएम है, तो सीएम पीएम के नीचे भी बहुत सारे विभाग होते हैं, मंत्रियां होते हैं। सेम उसी प्रकार से ग्राम पंचायत होती है और ग्राम पंचायत के नीचे या फिर जनपद पंचायत के नीचे या जिला पंचायत के नीचे या फिर उसी के अंतर्गत कुछ सदस्यों को मिलाकर कुछ समितियां बना दी जाती हैं, वो उसका कार्य देखती है। सेम कार्य है, कोई खास अंतर नहीं है। अधिक डिटेल के लिए आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा, मैंने जिला ग्राम पंचायत की समिति के बारे में इसको डिटेल से बताया। और इस समितियों का कार्य क्या होता है, तो इन समितियों का कार्य केवल और केवल जैसे अगर जिला जनपद समिति के बारे में बात करें तो ये जिला और जनपद पंचायत को अपनी सुझाव रखती है और प्रस्ताव ग्राम जिला जनपद के समक्ष रखा जाता है। ठीक है। अब समिति बनेगी कैसे, तो समितियां प्रत्यक्ष निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों से बनेगी। जनपद जिला में प्रत्यक्ष निर्वाचन कौन होता है, वो जो समिति जो सदस्य होता है ना, जिला सदस्य या फिर जनपद सदस्य, उन्हीं से ये समिति बनेगी। अलग से कोई बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। अधिकतम 5 समितियां बन सकती है, याद रखिएगा। जिला जनपद के केस में या ग्राम पंचायत के केस में भी 5 समिति थी, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि यदि कलेक्टर के अनुमोदन से आप 1 से अधिक समितियां अतिरिक्त बना सकते हैं। 5 समितियां तो फिक्स है, वो तो बनना ही बनना है, लेकिन यदि कोई जिला जनपद चाहे कि हमको और समितियां बनानी है तो वो कलेक्टर के अनुमोदन के उपरांत 1 से अधिक समितियों का निर्माण कर सकती हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया कि जनपद जिला पंचायत की समितियां कितनी होती हैं, तो 5, लेकिन 5 से अधिक भी हो सकती है उस जिले के कलेक्टर के अनुमोदन के उपरांत। ठीक है। एक समिति के कार्य को कलेक्टर की अनुमति से अन्य समिति को सौंपा जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे जिला जनपद के केस में बात कर रहे हैं कि कोई वन समिति हो गया या शिक्षा समिति हो गया, यदि उसके कार्य को कलेक्टर की अनुमति से हम किसी अन्य समिति को हस्तांतरित कर सकते हैं और उसमें या फिर उसको दूसरी समिति को उस कार्य को दिया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है, समिति में कितने सदस्य होंगे। एक समिति में आपके 10 सदस्य होंगे और एक व्यक्ति 3 समिति का सदस्य हो सकता है। मैंने क्या कहा, 5 समितियां बनेंगी या 5 से ज्यादा भी बनेंगी कलेक्टर के अनुमोदन से, तो एक समिति में 10 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति मिनिमम 3 समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन सामान्य प्रशासन को छोड़कर। ठीक है। हम अभी सामान्य प्रशासन का नाम देखेंगे। सामान्य प्रशासन को छोड़कर, इसको छोड़कर क्यों लिखा गया है, सामान्य प्रशासन। देखिए हमारे पास 5 समितियां हैं, हमने अभी क्या देखा, 5 समिति है ना। तो 5 समिति में सबके अध्यक्ष होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 समितियां हैं या सो ऑन। कलेक्टर के अनुमोदन से 2 समिति और बना लिया गया, तो 6 और 7 सदस्य। ठीक है। तो 7 समिति हो गया। तो इसके जो भी सभापति होंगे, सिंगल सभापति होंगे, तो इन्हीं सभापति से मिलकर सामान्य प्रशासन की समिति बनती है। क्या कहा मैंने, जो सामान्य प्रशासन समिति होगी वो सभी जितने भी शेष समिति है उनके सभापति को मिलाकर बनता है हमारा सामान्य प्रशासन समिति। आगे इसको मैं और क्लियर करूंगा तो आपको और डिटेल पता चल जाएगा। फिलहाल हम इसको आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आपको यही हौच पौच लगना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैं समिति बताऊंगा ना तो आपको बता दूंगा कि ये कौन लोग इसमें होंगे। ठीक है। चलिए, कोई सदस्य जो विशेषज्ञ है वो अन्य समिति में जा सकता है। जैसे हमने बताया कि कोई एक सदस्य 3 समिति के सदस्य बन सकता है, लेकिन कोई ऐसा कोई और व्यक्ति है जो चाहता है या फिर किसी विशेष ज्ञान रखता है, विशेष
विषय का विशेष, तो उस समिति का सदस्य तो बन सकता है, लेकिन यदि जब भी वोटिंग की बात आएगी तो वो मत नहीं देगा वो व्यक्ति, क्योंकि वो मिनिमम 3 का सदस्य बन सकता है, 3 का तो बन गया है ना, चौथे में गया है तो वो विषय विशेषज्ञ बन के गया है ना, तो वो मत नहीं देगा, केवल अपना सुझाव प्रकट कर सकता है नियमानुसार। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। शिक्षा समिति में एक महिला व ST/SC होना अनिवार्य है। यदि शिक्षा समिति है तो शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में एक महिला होना अनिवार्य है, और वो ST/SC भी, मतलब शिक्षा समिति में एक ST/SC सदस्य होना अनिवार्य है। कोई जरूरी नहीं है जो महिला हो वो ST/SC हो भी सकता है वही महिला, लेकिन उस 10 सदस्य में से, हमने सदस्य कितने लिखे हैं 10, प्रत्येक समिति में 10 सदस्य होगा, तो उस शिक्षा समिति में 10 में से कोई एक महिला अनिवार्य है। ठीक है, और साथ में कोई भी व्यक्ति उसमें ST और SC होने चाहिए, है ना। जैसे 10 सदस्य में से तो एक तो आपके फीमेल होना चाहिए, साथ में कोई भी व्यक्ति या फिर जो भी सदस्य है उसमें से ST और SC दोनों होना अनिवार्य है। नामांकित निःशक्त व्यक्ति समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी ठीक है। विधानसभा का जो सदस्य है जनपद के प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा। यदि विधानसभा से पहले हमने क्या देखा था, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत की संरचना देखा था, उस संरचना में कौन कौन हो सकता है इस पर हमने डिटेल से बात कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने जनपद और जिला के संरचना देख लिया है। तो जनपद जिला में कौन होते हैं, उसके विधानसभा के सदस्य भी होते हैं। यदि वो जनपद के केस में, यदि कोई विधानसभा का सदस्य यदि उस जनपद पंचायत का कोई सदस्य है तो वो सभी समिति का सदस्य हो सकता है, सभी समिति का सदस्य हो सकता है। लेकिन यही विधानसभा सदस्य यदि जिला पंचायत का भी सदस्य है ना, मतलब जिला पंचायत के संरचना में उसका नाम है ना, तो क्या हो सकता है वो जिला पंचायत के किन्हीं 2 समिति का सदस्य हो सकता है, उसको वो चुनेगा कि मुझे किन्हीं 2 समिति में रहना है। जनपद के केस में विधानसभा के सदस्य सभी समिति का पदेन सदस्य होगा, जब तक वो विधायक है तब तक वो सभी समिति का सदस्य होगा। साथ में यदि कोई विधानसभा का सदस्य जिला पंचायत का सदस्य कहलाता है तो वो किन्हीं 2 समितियों का सदस्य हो सकता है। अब वो 2 कौन होगा, चाहे तो वो सेलेक्ट कर ले कि मुझे 2 में किस में रहना है, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं संसद के बारे में। संसद के जो सदस्य है ये भी जिला पंचायत के किन्हीं 2 समिति का सदस्य हो सकता है। हमने विधानसभा के केस में देखा था, जो विधायक है वो भी जिला समिति किन्हीं 2 समिति का सदस्य हो सकता है, और जो लोकसभा सदस्य है या फिर संसद है ना, लोकसभा या राज्यसभा जो भी है वो भी किन्हीं 2 समिति का सदस्य हो सकता है। ठीक है, स्थायी समिति के सभापति समिति गठन के 3 माह भीतर होता है। मतलब जो भी स्थायी समिति का जो भी सभापति बनाना है, जैसे हमने 5 स्थायी समिति बना लिया, अब उस स्थायी समिति में क्या कहा मैंने, यदि स्थायी समिति हमने बना लिया, अब उस 3 माह के भीतर हमको सभापति चुनना होता है। ठीक है, अब हम समितियों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो पहला समिति हम बात करेंगे सामान्य प्रशासन समिति। सामान्य प्रशासन समिति अब देखिए ग्राम पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति में कौन होगा, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो जितने भी समिति होंगे 5, उसमें से एक सभापति होगा, तो उन्हीं सभापति से मिलकर बनता है सामान्य प्रशासन की समिति। ठीक है, तो पंचायत का प्रशासन, सेवा, निर्माण, कार्य अनुमोदन, बजट, लेखा, कराधान, खाद्य नागरिक आपूर्ति जो किसी को आवंटित ना हुआ हो वो सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत रहता है। अगर पूछा जाए कि सामान्य प्रशासन समिति का क्या कार्य है, तो आपको याद रखना पड़ेगा पंचायत का जो प्रशासन है, सेवा है, निर्माण कार्य का अनुमोदन है, बजट, लेखा है, ये सब का कार्य किसके पास होता है, सामान्य प्रशासन समिति के पास होता है। ठीक है, और ये किनसे मिलकर बनता है, सभी समिति के सभापति से मिलकर बनता है। और इस सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है, तो अध्यक्ष, मतलब जनपद के केस में जनपद अध्यक्ष और जिला के केस में जिला अध्यक्ष, है ना। और यदि हम सचिव, इसके सचिव कौन होता है, तो इसका सचिव होता है CEO, ZP या फिर JP। ZP मतलब जिला पंचायत और JP मतलब जनपद पंचायत के जो संबंधित CEO होंगे, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो इसके सचिव कहलाएंगे। दूसरा समिति है कृषि समिति। कृषि, पशुपालन, विद्युत शक्ति, कृषिकरण, मृदा संरक्षण, मत्स्य पालन, कंपोस्ट, बीज, पशुधन, ये सब का कार्य किसका है, कृषि समिति का कार्य है।
ठीक है। ये सब कार्य किसके कृषि में। सबसे पहले तो आपको ना ये पांचों समिति का नाम याद रखना पड़ेगा। प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला या जनपद समिति नहीं है, ग्राम पंचायत का समिति है या नहीं है, इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके सभापति कौन होंगे, तो किसी में एक में से बना लिया जाएगा। मतलब इसमें 10 सदस्य होंगे तो 10 सदस्य में से किसी एक को सभापति बना लिया जाता है। इसी प्रकार से कोई एक सचिव होगा। अब चलते हैं शिक्षा समिति के पास। शिक्षा समिति का कार्य क्या है, शिक्षा की देखरेख करना, महिला एवं शिशु कल्याण, बाढ़ नियंत्रण, सूखा, ओला, टिड्डा दल, स्वास्थ्य, मद्यपान पर रोक, है ना। इसमें से एक महिला होना चाहिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है शिक्षा समिति में। ठीक है। शिक्षा समिति एक ऐसा समिति है जिसमें एक महिला होना अनिवार्य, जैसे इसमें 10 सदस्य तो होंगे ही, इसमें से एक फीमेल होना चाहिए और ST SC का सदस्य इसमें अनिवार्य है। ठीक है। इसके सभापति कौन होंगे, तो जो उपाध्यक्ष होंगे जिला जनपद के केस में, तो ये उपाध्यक्ष जी जो हैं इस शिक्षा समिति के सभापति होते हैं। अब हम चलते हैं, 3 सदस्य हो गए क्या। अब चौथा समिति की बात करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसमें और क्या लिखा है। हाँ, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो अध्यक्ष है सामान्य प्रशासन का सभापति होता है और जो उपाध्यक्ष है वो शिक्षा समिति का उपाध्यक्ष सभापति होता है, इसलिए वो किसी अन्य समिति के सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो अध्यक्ष महोदय हैं केवल और केवल शिक्षा समिति जो उपाध्यक्ष हैं केवल और केवल शिक्षा समिति से संबंधित रखेंगे, उसी का सदस्य बन सकते हैं। और जो अध्यक्ष हैं वो केवल और केवल सामान्य सभा का सदस्य हो सकता है। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने पिछले बार बात किया था कि कोई एक व्यक्ति 3 समिति का सदस्य हो सकता है। हमने यहाँ बात की है ना, देखिए कोई एक व्यक्ति 3 समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन ये अपवाद है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष केस में। यदि जो जिला जनपद का अध्यक्ष है वो केवल और केवल सामान्य प्रशासन में रहेगा और जो उपाध्यक्ष है वो केवल और केवल किसमें रह सकता है ना, उपाध्यक्ष केवल और केवल शिक्षा समिति में रह सकता है। संचार एवं संकर्म समिति, संचार, लघु कृषि, ग्रामीण, गृह निर्माण, जल प्रदाय, जल निकास, ये सब कार्य किसका है, संचार एवं संकर्म समिति का। सभापति कौन होगा, तो इन्हीं में से जो 10 लोग होंगे ना उसमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। सहकारिता और उद्योग समिति, ये 5वां है। सहकारिता कार्य होगा मितव्ययिता, अल्प बचत, कुटीर उद्योग, बाजार एवं सांख्यिकी का कार्य या फिर सभापति, है ना, ये कार्य इनके होंगे। क्या क्या कार्य होगा इसका, सहकारिता, मितव्ययिता, अल्प बचत, कुटीर उद्योग, बाजार एवं सांख्यिकी कार्य, इसका क्या होगा, सहकारिता एवं उद्योग समिति का कार्य होगा। सभापति इसमें से किसी एक को चुन लिया जाएगा। बस याद रखिएगा कि जब सामान्य प्रशासन केस में अध्यक्ष और शिक्षा के समिति के केस में उपाध्यक्ष उसका सभापति होता है। शेष समितियों में इसके बाद भी जो समितियां बनेगी कलेक्टर के अनुमोदन से, उसमें से किसी एक को अपने में से चुनकर सभापति बना लिया जाता है। अब देखते हैं स्थायी समिति के कार्य क्या होता है या फिर इसकी शक्ति क्या होती है। शक्ति के बारे में देखते हैं तो पंचायत के दस्तावेज का अवलोकन करना, बजट अनुसार व्यय हुआ है कि नहीं हुआ है इसको देखने की शक्ति, पंचायत के एक शीर्ष के मद में अन्य में विभाजन करना। कहने का मतलब यदि कोई एक मद में पैसा मिला तो उसको अन्य मद में पैसा जा सकता है, इसकी अनुमति कौन देता है, समितियां देती है। संभाव्य रकम का प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में प्राक्कलन करना। कहने का मतलब है यदि कोई पैसा आवश्यकता है तो उसका प्राक्कलन बनाने का कार्य किसका है, समितियों का होता है। स्थायी समिति के ये तो शक्ति हो गया। अब हम कृत्य देखते हैं उसका कार्य क्या है। समिति को देखिए कृत्य और शक्ति में अंतर है। शक्ति का मतलब वो अनिवार्य है, इसको करना ही पड़ेगा, उसका पावर है वो। और कृत्य मतलब उसको क्या करना चाहिए, समिति को दिए गए कार्यों को करना है। जो मतलब जो जिला जनपद पंचायत जो समिति को कार्य सौंप दे, उसका जितना भी समिति आपने जो कार्य किया उसका रिपोर्ट बनाना, किए गए कार्य को समुचित लेखा तैयार करना, ये समिति का कार्य है। अब पद अवधि पूछा जाता है कि कोई भी समिति के जो सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष है या फिर सभापति उपसभापति होंगे, सचिव होंगे या फिर सभापति होंगे, उनका कार्यकाल क्या होगा, तो जब तक उसका कार्यकाल होगा, 5 साल के लिए चुन कर आए हैं तो 5 साल का उसका कार्यकाल होता है। जैसे कोई भी सदस्य है, यदि किसी समिति का सदस्य है या फिर सभापति है, यदि वो अपना त्यागपत्र देता है या उसको हटाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, जो भी कारण हो, है ना, यदि वो जिला जनपद का
पंचायत का आप सदस्य नहीं है तो वो समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा। कहने का मतलब जब तक उसका कार्यकाल उस जिले में के जनपद और जिला पंचायत में, तब तक उसका कार्यकाल होगा समिति के सदस्य के रूप में। अब सम्मेलन क्या हो सकता है, तो सभापति जितनी बार चाहे उतनी बार सम्मेलन तो बुला सकता है, लेकिन कम से कम माह में एक बार बुलाना अनिवार्य है। चाहे तो माह में 10 बार बुला सकता है, लेकिन एक बार बुलाना अनिवार्य है। 3 सदस्य यदि आवेदन करते, टोटल 10 सदस्य होते हैं एक समिति में, यदि 3 समिति आवेदन करते नहीं हमको बैठक करना है तो 10 दिन के भीतर सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक है, कितने दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर बुलाया जाएगा और 5 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी। गणपूर्ति क्या होगा, सभापति सहित आधा, मतलब 1/2% में लिखेंगे तो 50%, उसमें सभापति को भी मिला लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 लोग तो होंगे, उसमें से एक सभापति होगा, तो इस सभापति को मिलाकर कम से कम आधे लोग गणपूर्ति में उपस्थित होने चाहिए, मतलब 5 लोग उपस्थित होने चाहिए। गणपूर्ति नहीं होने की स्थिति में क्या होगा, अध्यक्षता करने वाला उसको रोक लगा देगा, अगला बैठक का समय देगा। ठीक है, उसको स्थगित कर दिया जाएगा। अब अध्यक्षता सभापति किन्हीं में से कोई एक कर सकता है। मान लेते हैं जो सभापति, मतलब कोई भी, यदि ये शिक्षा समिति के बारे में हम बात करते हैं, सॉरी शिक्षा समिति गलत लिखा गया, ये शिक्षा समिति हो गया। ठीक है, इस शिक्षा समिति की बैठक हुई तो अध्यक्षता कौन करेगा, तो पहला तो पावर है सभापति को। इनकेस यदि सभापति नहीं आ पाए, और शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है, उपाध्यक्ष होता है, किन्हीं कारणों से वो उस दिन बैठक में नहीं आ पाए अपनी समिति के, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति सभापति का कार्य कर सकता है, मतलब या फिर अध्यक्षता कर सकता है। पहला प्रेफरेंस कौन है, सभापति यदि उपस्थित है तो, और नहीं है तो उस समिति का कोई भी व्यक्ति जो दिन उपस्थित है वो अध्यक्षता कर सकता है। सम्मेलन में सामान्य प्रशासन मतलब सामान्य जनता का प्रवेश नहीं होता। जैसे सम्मेलन हो रहा है उसका, है ना, 10 लोग का बैठक है, तो बाहरी कोई लोग वहां पे नहीं आ सकते, समझ गए, बाहरी कोई लोग उसमें नहीं आ सकते। समिति का सचिव कौन होगा, तो सामान्य प्रशासन के केस में सीईओ, जिला पंचायत जनपद पंचायत होता है, बाकी के लिए सीईओ द्वारा नामांकित, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे सीईओ नहीं बताया था। ठीक है, केवल सामान्य प्रशासन के केस में सीईओ जिला जनपद होंगे, और अन्य जो भी समितियां बनेंगी उसमें सीईओ किसी भी अधिकारी को नामांकित कर सकते हैं कि जाओ आप उसकी समिति के सचिव बने रहो। ठीक है, विनिश्चय मतलब कोई भी प्रस्ताव पास कैसे होगा, बहुमत से होगा। अंतिम जो निर्णय सभापति देते, मान लेते हैं 10 लोग हैं और मैच ड्रा हो गया बीच में, या उस दिन 9 लोग आए, मैच ड्रा हो गया, तो बहुमत से लिया जाएगा, एक तो पास होगा, या फिर बराबर पक्ष पड़ जाते हैं पक्ष विपक्ष में, तो सभापति अपना निर्णायक मत देता है अंत में। कार्यवाही उस समिति के सचिव द्वारा हिंदी में लिखी जाती है। अंतिम रूप से निपटाए गए मामले 6 माह तक नहीं लाया जाएगा, और 3/4 के आवेदन करने पर या फिर कलेक्टर के कहे जाने पर समिति के जो भी मामले उसको पुनः खोला जाता है। अब हम देख लेते हैं धारा 47 का त्याग पत्र, समिति का त्याग पत्र। तो स्थायी समिति का जो सदस्य है ना, यह सभापति है, सदस्य आबलिक सभापति अपना त्याग पत्र अध्यक्ष जिला जनपद पंचायत को सौंप देगा। क्या कहा मैंने, स्थायी समिति का जो सदस्य है या फिर सभापति है अपना त्याग पत्र अध्यक्ष जिला जनपद पंचायत को सौंप सकता है, परंतु सामान्य प्रशासन और शिक्षा समिति का सभापति नहीं होता, क्योंकि वो पदेन होता है। ठीक है, सामान्य प्रशासन का सभापति कौन होता है, अध्यक्ष होता है ना, और शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है, उपाध्यक्ष होता है। तो क्योंकि वे लोग सीधे समिति के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए है ना, ये लोग अपना त्याग पत्र नहीं दे सकते, ये पदेन है, उसको कार्य करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो समिति के बारे में इतना बात क्लियर कर लीजिए, 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे पंचायतों के कृत्य क्या होते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।